नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को पूरी विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में समझेंगे। अगर इसे हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला था। उसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये लोग जीते हुए लोग थे और हारने वाले में सबसे बड़ा नाम जर्मनी का आता है, ऑस्ट्रिया का आता है। ये लोग हारे हुए थे। उसके बाद वर्साय की संधि हुई। वर्साय की संधि में ये कहा गया कि जो देश जीते हैं और जो देश हारे हुए हैं, जीते हुए देश हारे हुए देश के साथ संधि करेंगे और वो लोग हारे हुए देश के साथ कुछ शर्तें रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, जिससे कि जो प्रथम विश्व युद्ध में उनको जो भी पैसे खर्च हुए हैं उनका हर्जाना हारे हुए देश उठाएंगे। लेकिन इसमें जर्मनी के साथ काफ़ी अपमानजनक संधि की गई। उसके बहुत सारे जमीन छीन लिए गए, उसके उपनिवेश उससे छीन लिए गए, उसकी सेना में कटौती कर दी गई। मतलब जर्मनी के आत्मसम्मान को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज कहीं न कहीं वर्साय की संधि में गड़ा हुआ था और उसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो इसे हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है। अपमान की आग में पलता बदला। अपमान की आग में पलता बदला मतलब जो वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ अपमान किया गया था, उसी का बदला धीरे धीरे पल रहा था। मतलब उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। देखते हैं इसको। 1919 की एक धुंधली सुबह जब युद्ध की तोपें शांत हो चुकी थीं, पेरिस में एक समझौता पर दस्तखत हुए। वर्साय संधि। जब 1919 की में वर्साय की संधि हुई, उस समय सभी युद्ध शांत हो चुके थे। जितने भी तोपें थीं वह शांत हो गई थीं। सब हथियार जो युद्ध में चल रहे थे वो सब रुक गए थे। लेकिन क्या हुआ? पेरिस में एक समझौता पर दस्तखत हुए। वर्साय संधि। यह जर्मनी के लिए सिर्फ एक कागज नहीं, अपमान का पत्थर था। वर्साय की संधि हुई। वो जो जिस पत्र पर साइन हुआ, जिस कागज पर साइन हुआ, वह महज एक कागज नहीं था। वो जर्मनी के अपमान का वह पत्थर की तरह था। वो जिसमें उसके बहुत सारे जमीन, उपनिवेश और उसके सेनाओं में कटौती कर दी गई। और भी देखते हैं। जर्मनी को जमीनों से वंचित किया गया, भारी जुर्माने तोड़ा गया और उसकी सेना की आत्मा तक कुचल दी गई।
उसकी सेना की आत्मा तक कुचल दी गई। इसका मतलब है उसके सेना में कटौती कर दी गई कि आप एक निश्चित सीमा से ज़्यादा आप सेना नहीं रख सकते। तो उसके सेना के साथ क्या की गई, आत्मा सेना की कुचल दी गई, मतलब आगे बढ़ने से उसको रोका जाने लगा। और देखते हैं एक छोटा कलाकार जो युद्ध में सैनिक बनकर लौटा था, इस अपमान को चुपचाप निगल गया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। मुझे नीचा दिखाया गया है, अब मैं दुनिया को झुका कर दिखाऊंगा। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो एक लड़का था जिसने सैनिक था, वो सैनिक के रूप में वह काम कर रहा था। वह एक संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा था। जो भी घटनाएं घटित होती थी वह संदेशवाहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाता था। जब उसके देश के साथ एक अपमान भरा कदम उठाया जा गया, तो उससे काफ़ी उसकी आत्मा को चोट पहुंची और उसने यह ठान लिया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इन सबको बता देंगे, जर्मनी का पूरा बदला लेकर रहेंगे। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। तो हिटलर का जन्म प्रथम विश्व युद्ध में से ही उसके मन में अपमान का जो घोंट था उसको वह बदला लेना चाहता था वो। और जब वो चांसलर बना तो उसकी शक्ति और बढ़ गई। जब शक्ति बढ़ने लगी तो जो उसका ख्वाब था कि दिखाकर दिखाना है, जर्मनी के साथ जो भी अपमान हुआ है उसको बदला लेना है, तो हिटलर ऐसे ही नहीं बन गया। हिटलर एक लंबे समय की एक प्रक्रिया है, उसके तहत हिटलर बना। और देखते हैं बहुत ही रोचक कहानियाँ बनेंगी। और देखते हैं हिटलर का उभार। हिटलर का उभार अब हिटलर साफ साफ दिखेगा। देखते हैं 1930 के दशक में जर्मन भूखा था, बेरोजगार था, आत्मा से टूटा हुआ। हिटलर ने एक सपना दिखाया। यह 1910 से 1930 का दशक था। उस समय जर्मनी पूरा टूटा हुआ था। उस समय आर्थिक बदहाली से वह गुजर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन उसी में हिटलर सामने आया और जब जनता के सामने वह अपनी बातें रखने लगा और बोला कि जो हमारे साथ अपमान हुआ है उस उसका हम बदला लेकर रहेंगे। उस समय काफ़ी युवा लोग थे। जब युवा सुनते थे ये बात कि हमारे देश के साथ अपमान किया गया है, तो वो पूरी गुस्सा के साथ भड़क जाते थे और उनके शरीर में एक एक कतरा बहाने के लिए देश के लिए तत्पर हो जाता था कि हाँ, हम बदला लेकर रहेंगे। तो और देखते हैं क्योंकि हिटलर सबको अपमान जो भी हुआ है उसका सब कुछ दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं
कि हमें बदला लेना है, हमें आगे बढ़ना है, पूरी दुनिया को दिखा देना है कि हमारा भी इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तो और देखते हैं हम फिर से महान बन सकते हैं। उसने यहूदियों को हर दुख का जिम्मेदार बताया, प्रचार तंत्र से लोगों के मन को बांध लिया, फिर लोकतंत्र को खत्म कर खुद को ईश्वर समझने लगा। पहले तो वह जनता का विश्वास धीरे धीरे जीतने लगा। वो जब जनता ने उस पर विश्वास किया और उसे सरकार में आने की इजाज़त दी, जब वो चांसलर बन गया तो धीरे धीरे जो भी जर्मनी के कानून थे उसे वह ख़त्म करने लगा, संविधान को भी गायब कर दिया वो, और अंत में अपने आप को एक ईश्वर की तरह मानने लगा कि मैं ही भगवान हूँ। और वहाँ पर जो भी यहूदी थे उनको जिम्मेदार मानने लगा, और वो कहता था कि जो भी जर्मनी के साथ गलत हो रहा है वह जो भी यहाँ पर यहूदी हैं उन लोगों की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर देखें तो यहूदी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह बहुत मेहनत करते हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंचने में वह कामयाब होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस देख लेंगे आप, बड़े बड़े उद्योगपति भी यहूदी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब देखकर हिटलर को जलन होती थी कि ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं लोग। तो उसी के इनके कारण हिटलर उन लोगों से नाराज रहता था। यहूदियों की ये सब मेहनत का फल था, लेकिन हिटलर को यह अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हिटलर उनसे नाराज रहता था। और देखते हैं ईश्वर समझने लगा। हर बच्चा अब हिटलर के गीत गा रहा था। जब अगर अपमान का अगर बात कहीं पर रखेंगे कि हमारे देश के साथ अपमान हुआ है, हम इसका बदला लेंगे, तो कोई भी नागरिक का खून खौल जाएगा और उसी के मन के मुताबिक अपने शब्द क्या करने लगेगा, बोलने लगेगा, उसके ही गीत गाने लगेगा। तो वहाँ के जो भी युवा थे वैसे ही हिटलर की भाषा बोलने लगे। और देखते हैं पहला शिकार ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड। सुडेटनलैंड पहला शिकार हुआ ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड। अगर देखें तो हिटलर ने कहा ऑस्ट्रिया जर्मनी का अंग है। 1938 में बिना एक गोली चलाए उसने ऑस्ट्रिया को मिला लिया। 1938 में कहा कि ऑस्ट्रिया जर्मनी का अंग है, और बिना एक गोली चलाए हुए उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, और किसी ने कुछ नहीं बोला। सबकी शुरू में यही गलती थी। अगर शुरू में हिटलर को अगर दबा दिया गया होता तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वह शायद नहीं हुआ होता वो। और देखते हैं फिर देखते हैं इसके बाद उसकी नज़र पड़ी चेको स्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर। उसके बाद जब ऑस्ट्रिया को वह जर्मनी में मिला लिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया
पर उसकी नज़र पड़ी। वहाँ पर एक जगह था, सुडेटन लैंड था। वहाँ पर जर्मनी के कुछ लोग रहते थे। हिटलर ने दावा किया कि वह जर्मनी का हिस्सा है वह, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी के लोग रहते हैं। तो देखते हैं उसको। लैंड पर, सुडेटन लैंड पर ब्रिटेन, फ्रांस डर गए जब उसने मांग की कि सुडेटरलैंड जर्मनी को मिलना चाहिए। तो उस समय जो फ्रांस थे और ब्रिटेन, यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन डर गए। इन्होंने सोचा कि क्यों हम हिटलर से पंगा लें, युद्ध करें, क्योंकि हम पहले ही प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से टूट चुके हैं और ऐसा दूसरी बार वो करना वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ले लो तुम। लेकिन हिटलर की केवल भूख नहीं थी, उसे आदत पड़ गई थी लेने की, छीनने की। तो देखते हैं और क्या किया यहाँ पर। उन्होंने म्यूनिख समझौते में हिटलर को जमीन दे दी। फ्रांस और जो ब्रिटेन है, इन्होंने एक म्यूनिख समझौता किया। उसके तहत जर्मनी को सुडेटरलैंड दे दिया कि ले जाओ। लेकिन हिटलर को भूख नहीं थी, उसको भूख की लत लग गई थी। उसने धोखे से चेको स्लोवाकिया को ही हड़प लिया हो। सोचिए, यहाँ पर देख रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटरलैंड पर बड़ा दावा करता है। चेकोस्लोवाकिया का एक छोटा सा हिस्सा था, वह उस पर दावा करता है कि वह हमारा है। लेकिन जब वह मिल जाता है तो वह कहता है कि पूरा चेकोस्लोवाकिया ही हमारा है, और वह सबको वह निगल जाता है, ले लेता है। सोचिए कितनी उसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। और देखते हैं, फिर भी उस समय कोई कुछ नहीं कर रहा है। जितने भी देश हैं, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी उन लोगों को सामने आना चाहिए, नहीं तो हिटलर और आगे बढ़ेगा। और देखते हैं, तो यहाँ पर देखें तो बस इससे खुश रखो, शायद युद्ध टल जाए। पर हिटलर को भूख नहीं, लत लग चुकी थी। ये लोग डर रहे थे कि जान दो, छोड़ो, समझिए इसको कौन युद्ध से मोल लेगा। लेकिन हिटलर तो आकांक्षावादी था कि पहले स्विट्जरलैंड की मांग की। स्विट्जरलैंड ब्रिटेन, फ्रांस ने दे दिया। लेकिन फिर भी इसकी आकांक्षाएं बनी कि नहीं, यहाँ हमको पहले थोड़ा सा चाहिए था, लेकिन अब हमको पूरा चाहिए। स्लोवाकिया चाहिए, चेको स्लोवाकिया। तो उसको भी हिटलर हड़प लिया, ले लिया। और देखते हैं, अब हुआ उसके बाद पोलैंड पर हमला, युद्ध की पहली गर्जन। अब हिटलर रुक रुकने वाला नहीं है। अब वह चल दिया है। 1939 में देखें तो 1939 में वह पोलैंड पर हमला करता है। जब पोलैंड पर हमला करता है तो जो भी ब्रिटेन है, फ्रांस है, यह युद्ध में और उतर जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, 1 सितंबर 1939 सुबह का सूरज निकला और उसी के साथ हिटलर की तोपें गरजने लगी। पोलैंड पर जर्मन टैंक चढ़ गए। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। जब 1939 में
हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जब पोलैंड पर आक्रमण किया हुआ तो जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, जो पहले डर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारा भी नंबर आने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में जीते हुए लोग हैं और हम लोग वर्साय की संधि में जर्मनी पर अपमानजनक संधि की थी। तो उनको यह डर था कि अगला नंबर हमारा आने वाला है, वो हमारे पर वह आक्रमण कर सकता है। वह आक्रमण करे इससे पहले कि हम ही युद्ध की घोषणा कर दें, युद्ध में शामिल हो जाएं। और देखते हैं, अब देखें तो यहाँ पर पोलैंड पर जर्मन टैंक चढ़ गए, तो मतलब पोलैंड पर आक्रमण हो गया, बहुत सारी तोपें गरजने लगी, टैंक चढ़ गए। तो यहाँ पर जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और देखते हैं 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब यह सिर्फ यूरोप की लड़ाई नहीं, यह पूरी दुनिया पर की परीक्षा होगी। अब यह सिर्फ लड़ाई यूरोप की नहीं रही, अब पूरी दुनिया की अब हो गई। अब कि पूरी दुनिया अब एक नए युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो रहा था अब। और देखते हैं रूस और जर्मन का गुप्त सौदा। अगर पोलैंड के थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, अगर उससे थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं उसको, रूस और जर्मनी का गुप्त सौदा। रूस और जर्मनी के साथ एक गुप्त सौदा हुआ। क्या सौदा हुआ, देखते हैं। हिटलर जानता था कि एक साथ कई दुश्मनों से नहीं लड़ा जा सकता। हिटलर बहुत ही राजनीतिज्ञ था, वो कूटनीतिज्ञ था। वह जानता था कि एक अकेले केवल कई दुश्मनों से हम लड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाना होगा, कुछ संधियां करनी पड़ेगी। तो उसने रूस के साथ संधि की। क्या की संधि, देखते हैं उसको। इसलिए उसने सोवियत संघ से, सोवियत बताना कि पहले ना सोवियत संघ था, सोवियत संघ जब टूट गया तो उससे रूस निकल कर आया। तो अगर देखें ना तो रूस और सोवियत संघ दोनों आप एक ही मान सकते हैं। सोवियत संघ से एक गुप्त संधि की। संधि में क्या लिखा हुआ था, पहला देखते हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उसमें लिखा हुआ था कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, मतलब जर्मनी रूस पर नहीं करेगा हमला, न रूस जर्मनी पर हमला करेगा। तो यहाँ पर इस संधि में लिखा गया था कि एक दूसरे पर हम लोग हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसको आप याद रखिएगा, इसका काम आएगा, अभी हम लोग नीचे बात करेंगे। इसको नहीं करेंगे, पोलैंड को मिलकर बांटेंगे, पोलैंड को मिलकर बांटेंगे, मतलब कि हम लोग पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे। कौन कर रहा है, रूस और जर्मनी कर रहा है। देखते हैं उसको। जर्मनी ने पश्चिम पोलैंड, जो जर्मनी था वह पश्चिम पोलैंड पर आक्रमण करेगा वो। और देखते हैं रूस ने पूर्वी पोलैंड पर हमला किया, मतलब जर्मनी ने पश्चिम पोलैंड पर और रूस ने पूर्वी पोलैंड पर हमला किया। जब हमला हुआ तो क्या हुआ, हमला किया, दोनों ने दोस्ती का मुखौटा पहना और एक मासूम देश को मिटा दिया। दोनों ने हमला किया और पोलैंड को मिटा दिया, नक्शे से ही गायब कर दिया उसको। एक मासूम जो कि कुछ
बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन दोनों लोग उस पर आक्रमण किए और उसको मिटा दिए। तो आप लिंकिंग समझ रहे होंगे यहाँ का, इनकी पोलैंड पर हमला युद्ध की पहली गर्दन। तो ये लोग दोनों लोग संधि कर चुके थे पहले, दोनों ने मिलकर पोलैंड पर हमला किया। और देखते हैं भारत की दोहरी जंग। क्या भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल था? तो बिल्कुल शामिल था। कैसे? जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, तो उस समय भारत गुलाम था। किसका था? तो ब्रिटेन का गुलाम था। भारत में ब्रिटेन राज कर रहा था। तो जब ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ, तो ब्रिटेन भारत भारत से सैनिकों की भर्ती की, वहां से भर्ती कर कर और युद्ध में क्या किया? झोंक दिया। देखते हैं इसको। लगभग 25 लाख भारतीय सैनिक सेना में भर्ती किए गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय 25 लाख भारतीय सैनिक भर्ती किए गए। जो ब्रिटेन भारत में राज कर रहा था, ब्रिटेन ने क्या किया? भर्तियां निकाली। उस समय 25 लाख लोगों को भर्ती किया गया और उनको युद्ध में क्या किया गया? झोंक दिया गया। देखते हैं इसको। भर्ती किए गए अफ्रीका, बर्मा, मलाया, यूरोप, हर जगह भारतीय खून बहाया गया। यहाँ पर देखें तो अफ्रीका, बर्मा, मलाया, ये सब जगहों पर भारतीय सैनिक लगा दिए गए और वहाँ पर भारतीयों की खून बही वहाँ पर। तो ये तो पहले थे, लेकिन दूसरा कौन था अब? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि दोहरी जंग, भारत की दोहरी जंग। तो पहला आप समझ गए गए कि ब्रिटेन ने भारत में भर्ती निकाली। भर्ती के तहत 25 लाख सैनिक भर्ती हुए सिपाही बने और उनको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, लगा दिया गया बाहर। तो इतना समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? और उस समय उन लोगों को क्या किया गया? सपना दिखाया गया। क्या सपना दिखाया गया? कि आप हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए और हम आपको आज़ाद कर देंगे। जब 25 लाख भर्ती किए गए, तो उस समय ब्रिटेन ने वादा किया लोगों के साथ कि आप हमारा साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में और हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये झूठे वादे। और देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो उन्हें वादा किया गया कि अगर युद्ध में साथ दोगे तो आज़ादी मिलेगी। अगर युद्ध में हमारा आप अगर साथ देते हैं तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। किससे कर रहा है? सैनिकों से कर रहा है, जिनकी भर्ती की जा रही है 25 लाख लोगों की, उनसे कर रहा है। और देखते हैं अंदर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश राज से लड़ रहे थे और जो भारत में थे वह ब्रिटिश राज से वह लड़ रहे थे कि हमारे देश को स्वतंत्र कर दीजिए, हमारे देश को छोड़कर आप चले जाइए। तो एक तो थे देश के अंदर लड़ रहे थे और एक देश के बाहर लड़ रहे थे। तो दोनों को जोड़े अगर तो दोहरी हो कि नहीं हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत की दोहरी जंग। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखें तो तीनों दिशाओं से मौत, तीनों दिशाओं से मौत, इसका मतलब क्या हुआ? देखते हैं। जर्मनी, जापान, इटली मिलकर दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। जर्मनी, जापान और इटली तीनों मिलकर पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। मतलब क्या करना चाहते हैं? यार थोड़ा सा देखते हैं और विस्तार पूर्वक। जर्मनी यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। जो जर्मनी है,
यूरोप पर कब्जा करना चाहता है, और जापान एशिया पर। जो जापान है ना, वह एशिया पर कब्जा करना चाहता है। और देखते हैं, इटली अफ्रीका पर कब्जा करना चाहता है। मतलब तीनों लोग तीन जगह कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, तो यूरोप भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कई देश आते हैं। एशिया तो आप समझते ही हैं, एशिया भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें भी कई देश आते हैं। अफ्रीका भी वैसा ही है। तो यह तीनों अपना अपना जगह क्या कर लिए, चुन लिए कि हम लोग इस पर कब्जा करेंगे। और देखते हैं, दोस्ती में छिपा जहर। यहाँ पर ना अगर देखें, अगर यहाँ पर थोड़ा सा, रूस और जर्मनी का गुप्त सौदा, दोस्ती के पीछे धोखा। जब दोनों के बीच सौदा हुआ था, संधि हुआ था, लेकिन उसमें एक धोखे की गंध आ रही थी। धोखे की गंध मतलब हिटलर। हिटलर ने क्या किया, यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जब वहाँ पर संधि हुई, तो वहाँ पर बोला गया कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। देखते हैं उसको। 1941 हिटलर ने ही उस दोस्त पर हमला कर दिया जिससे शांति की बात की थी। हिटलर ने रूस से शांति की बात की थी, हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। रूस कभी सोचा नहीं था कि जर्मनी हमारे पर हमला करेगा। रूस ने अपने बहुत सारे सैनिक को छुट्टी पर भेज दिए थे। जो जो बॉर्डर एरिया था, जो रूस का सीमा क्षेत्र था, उस पर उन्होंने काफ़ी ध्यान देना छोड़ दिया था। और रूस की अगर खुफिया एजेंसी अगर देखें, तो उन्होंने बार बार कह रही थी कि देखिए सर, जर्मनी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। लेकिन उस समय स्टालिन थे, वह समय इन लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि जर्मनी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन विश्वास के साथ सीधा उल्टा हुआ। क्या हुआ, देखते हैं उसको। 30 लाख से ज़्यादा सैनिक टैंक विमान से हमला कर दिया गया। जर्मनी ने 30 लाख सैनिकों के साथ रूस पर हमला कर दिए। देखते हैं इसको। 30 लाख से ज़्यादा सैनिक, टैंक, विमान से हमला कर दिया रूस पर। अब देखते हैं शुरुआती सफलता। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली, क्या मिली, देखते हैं उसको। जर्मन सेना रूस के अंदर 1000 किलोमीटर तक घुस गई। जो जर्मन सेना थी, वह रूस में 1000 किलोमीटर तक अंदर घुस गई। और देखते हैं, लाखों रूसी सैनिक पकड़े गए या मारे गए। मास्को का सपना दिखने लगा। लाखों सैनिक थे जो मारे गए, क्योंकि वह सतर्क नहीं थे। वह उनको कोई अंदाजा नहीं था कि हमारे पर हमला होगा। और कई सारे तो ऐसे विमान थे जो कि खुली ही जगहों पर छोड़े गए थे। वो लोग निश्चिंत थे कि हमारे पर कोई हमला नहीं करेगा। वो सब विमान नष्ट कर दिए गए। लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग घायल हुए। और देखते हैं, ये कौन घायल हो रहा है, यह रूस के सैनिक घायल हो रहे हैं। वहाँ के विमान, वहाँ के जो भी टैंक रखे गए हैं,
ये सब, क्योंकि वो लोग, उनको विश्वास नहीं है कि कोई हम पर हमला करेंगे। वो लोग निश्चिंत हैं वो। लेकिन यह धोखा दिया गया है। कौन दिया है? तो हिटलर दिया है। और देखते हैं, लाखों रूसी सैनिक पकड़े या मारे गए। मास्को का सपना दिखने लगा। अब मास्को काफी करीब दिखने लगा कि हम मास्को पर भी अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, राजधानी है वो। क्योंकि जब जब आप राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं तो आप पूरी स्थिति को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ से संभावना पूरा दिखने लगता है। और देखते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उस समय काफी उल्टा पड़ गया, अचानक दाव उल्टा पड़ गया। क्या पड़ा उल्टा दाव? रूसी शर्ती हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन बनी। हिटलर को अंदाजा नहीं था। अगर सामान्य भाषा में कहें तो हिटलर ने अच्छी तरह से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, क्योंकि रूस कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। रूस बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर 11 समय बांधा गया है, 11 टाइम जोन है वहाँ पर। क्योंकि एक क्षेत्र में अगर कोई दूसरा मौसम होता है तो दूसरे क्षेत्र में वहाँ पर दूसरा मौसम होता है, अलग मौसम होता है। क्योंकि उसका क्षेत्र छोटा नहीं है। उसमें कई, भारत जैसे तो कई देश उसमें घुस सकते हैं। और देखते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर, हिटलर के साथ सर्दी ने धोखा दे दिया। क्या हुआ यहाँ पर, देखते हैं। रूसी सर्दी हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन बनी। जो ठंडी थी, सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मतलब -40 डिग्री में जर्मन सैनिक जमने लगे, गाड़ियां ठप हो गई। -40 डिग्री, सोच सकते हैं आप, बहुत ठंडी है, इसे लोग झेल नहीं सकते हैं। और वहां पर सैनिक क्या होने लगे, जमने लगे, सैनिक मरने लगे। जो भी गाड़ियां थी, वह गाड़ियां बर्फ में धंसने लगी। और तो और राशन भी खत्म होने लगा उस समय। और देखते हैं, सैनिक जमने लगे, गाड़ियां ठप हो गईं, राशन खत्म हो गया, पतन शुरू हो गया। अब यहाँ से धीरे धीरे हिटलर का क्या हुआ, पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन उस समय कुछ देश थे रूस में जो कि हिटलर का साथ दे रहे थे। जब सोवियत संघ टूटा तो वो लोग रूस से अलग टूटे। जैसे आप देख सकते हैं, यूक्रेन है, और भी बहुत सारे देश हैं जो कि हिटलर का वो लोग मदद किए थे। इससे रूस को काफ़ी झटका लगा था। और देखते हैं, ये सब बातें अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो पूरी विस्तार पूर्वक आपको मिलेंगी। और देखते हैं, पतन शुरू हुआ। ऑपरेशन बारबोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला। अब रूस भी युद्ध में कूद पड़ा। जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो अब रूस भी युद्ध में क्या किया, कूद गया। रूस युद्ध में शामिल हो गया। तो आप इतना समझ गए होंगे। लेकिन जर्मनी को यहाँ से निकलते निकलते 1944 आ गया। 1943 के लास्ट का समय था, लगभग वही सितंबर के आसपास। देखते हैं, जापान का हमला, अमेरिका की नींव टूटी। उस समय अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जापान ने अमेरिका पर हमला किया। पर्ल हार्बर एक जगह है,
वहाँ पर जापान ने हमला कर दिया। कहते हैं कि यह जापान की बहुत बड़ी गलती थी। सोते हुए शेर को जगा दिया इसने। देखते हैं इसको। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। यह अड्डा हवाई द्वीप में स्थित था और अमेरिका का एक महत्वपूर्ण नौसेना बेस था। सुबह सुबह जापानी लड़ाकू विमानों ने अचानक हमला कर दिया। 350 से ज़्यादा विमानों ने बम और टॉर्पीडो गिराए। 2400 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। जापान ने अचानक पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। वह अमेरिका का वह एक महत्वपूर्ण नौसैनिक बेस था। वहाँ पर बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे विमान रखे गए थे, जहाँ पर 2400 से अधिक अमेरिका के सैनिक मारे गए। क्योंकि जो हमला किया गया था वो बहुत बड़ा हमला था। वो लगभग में 350 से ज़्यादा विमान एक साथ घुसे थे। देखते हैं इसको। और भी 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए। दर्जनों युद्धपोत और विमान नष्ट हो गए। इस हमले के ठीक एक दिन बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके महज एक दिन बाद ही 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि जब आप उस पर हमला कर दिए तो अमेरिका भी युद्ध में वह शामिल हो गया। 8 दिसंबर 1941 को जब अमेरिका शामिल हो गया तो यह युद्ध युद्ध नहीं रहा। यह द्वितीय विश्व युद्ध में वह बदल गया। क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है। क्योंकि पूरा वह नक्शा बदलने का वह क्षमता रखता है वो। और देखते हैं यहाँ पर देखें तो नौसंहार गिराते हैं। और थोड़ा सा पीछे हो जाए तो रूस, जो जर्मनी है, जर्मनी का अगर थोड़ा सा बात करें तो, क्योंकि हिटलर को थोड़ा सा देख लेते हैं और भी हम लोग। हिटलर का पागलपन अब रुक नहीं रहा था। यहूदी को गैस चैम्बर में मारा गया। नवजात शिशु, बुजुर्ग, औरतें, किसी को नहीं बख्शा गया। और हिटलर को देखें तो यह काफ़ी नरसंहार पर वह चलाया। वो यहूदियों से वह इतना नफरत करता था। वो सोचिए कि 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया। बहुत बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए। वहाँ पर पूरा बड़े बड़े रूम थे जिसमें कोई खिड़की उड़की नहीं थी। उसमें सारे यहूदियों को पकड़ कर लोग लेकर जाते थे, जो या तो शिशु हों या फिर महिलाओं हों, महिलाएं या फिर पुरुष हों, सबको लोग पकड़ कर वहाँ पर ले जाते थे। और वहाँ पर जहरीली गैसों का इस्तेमाल करते थे और उनकी दम घुटकर मौत हो जाती थी। कई जगह तो बिजली के तार से लोगों को मारा गया। तो यह हिटलर एक बहुत ही क्रूर किस्म का व्यक्ति था। यह 60 लाख यहूदियों को मार डाला, जो कि बहुत दर्दनाक घटना है यह। और देखते हैं प्लॉटवार, स्टालिन गार्ड और डी डे। यहाँ पर समझ अगर देखें तो डी डी डे का मतलब होता है कि डिसीजन ऑफ
डे। देखते हैं इसको भी। अब समय था पलटवार का। अब जो समय था, अब मैं क्या कि पलटवार का जवाब देने का। देखते हैं इसको। रूस ने स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को पीछे धकेला, जो कि वहाँ पर रूस जब हमला किया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जब यहाँ पर देखें कि रूस ने हमला किया था यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर रूस नहीं, यहाँ पर जर्मनी ने हमला किया था। किस पर? तो रूस पर। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर जर्मनी ने हमला किया रूस पर। तो यहाँ पर काफ़ी समय बीत गया उसको, वहाँ से निकलने में काफ़ी समय बीत गया। तो यहाँ पर रूस ने स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को पीछे ढकेला। जो जर्मनी के सैनिक थे वहाँ पर, तो उससे स्टालिनग्राड एक जगह है रूस में, वहाँ से जर्मनी सैनिकों को क्या किया, पीछे ढकेला। और वहाँ से जर्मनी अब निकल गया। बहुत सारे सैनिक मारे गए, ठंडी से ही बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पर। तो धीरे 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 वहाँ से जर्मनी क्या किया, बाहर निकला रूस से। और देखते हैं अब लोगों के मन में एक बन गया कि जर्मनी को हम सब मिलकर रोकें, क्योंकि अगर नहीं रोका गया तो यह किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अब लोग, सारे लोग मिले और जर्मनी पर एक साथ हमला बोलेंगे। देखते हैं इसको। पूर्व से जो जर्मनी का जो क्षेत्र है, जो जर्मनी है उसके पूरब से हमला कौन करेगा? देखते हैं। जर्मनी के पूरब से सोवियत संघ रूस, मतलब पूरब से रूस हमला करेगा। और पश्चिम से कौन कौन हमला करेगा? तो यह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। मतलब पूर्व से रूस हमला करेगा और पश्चिम से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हमला करेंगे। सोच रहे हैं बात। और देखते हैं दक्षिण से कौन करेगा। दक्षिण में अगर देखें ना, तो जर्मनी के दक्षिण में इटली आता है। तो इटली उतना समझिए ठीक है नहीं, समझिए हमला करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इटली के रास्ते, इटली में कुछ सैनिक आ गए। सैनिक आ गए मतलब, तो यहाँ पर देखते हैं दक्षिण से इटली के रास्ते अमेरिका, ब्रिटेन की सेनाएं दक्षिण जर्मनी में घुसपैठ कर दी थी। दक्षिण से में जो इटली है, इटली में अमेरिका और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं इटली में प्रवेश कर गई और इटली के रास्ते जर्मनी में घुसपैठ की। मतलब कि किसी को पता भी नहीं चला और वो लोग इटली के रास्ते जर्मनी में वो लोग घुस गए। कौन घुसा? तो अमेरिका और ब्रिटेन। तो ये लोग दक्षिण से ये लोग घुसे थे। और देखते हैं ऊपर से भी हमला किया गया। ऊपर से कौन की हमला यहाँ पर? ऊपर से हवाई हमला, मतलब विमानों से हमला किया गया। देखते हैं इसको। ब्रिटिश और अमेरिकी बमवर्षक विमान लगातार जर्मन शहरों पर बमबारी करते रहे। जो ऊपर से अगर देखें, अगर ऊपर से हवाई हमला, ब्रिटिश और अमेरिकी बमवर्षक विमान। जो बमवर्षक विमान है, उनसे बमों की क्या होती थी, जैसे होता था ना होता है कि बारिश होता है, तो उसी तरह विमानों से बम बरस रहे थे। और देखते हैं बमवर्षक विमान लगातार जर्मन शहरों पर बमबारी। बर्लिन, जर्मनी की राजधानी, यहीं पर अंतिम लड़ाई हुई। अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन पूरी तरह से क्या हो गई, घिर गई। जब घिर गई और यहाँ पर
जो भी बम वर्षक विमान थे पूरी तरह से वहाँ पर बम बरसा रहे थे। और देखते हैं यहीं पर अंतिम लड़ाई हुई। अप्रैल 1945 बर्लिन में लड़ाई तेज हुई। हिटलर ने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया और 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। 1945 में यहाँ पर बहुत सारे विमानों ने हमला किया पूरी तरह से और जर्मनी को पूरी तरह से कुचल दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश के सैनिक हैं यहाँ पर देखें तो, क्योंकि पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, ऊपर से हमला किया गया है। तो यहाँ पर हिटलर को भी लगने लगा कि हमें बचना अब मुमकिन नहीं है, तो वह एक बंकर में छुप गया। वह उसके बाद वह अपने आप को गोली मार ली, आत्महत्या कर लिया वो। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल 1945 बर्लिन में लड़ाई तेज हो गई। मतलब ना अप्रैल 1945 में बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी में लड़ाई तेज हो गई और उस समय हिटलर ने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया। उसके बाद वो अपने आप को गोली मार ली और अपनी आत्महत्या कर ली। अब अंत देखते हैं, अंत का आगाज। अंत का आगाज देख लेते हैं क्या हुआ। 8 मई जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और देखते हैं यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी जब राख में जिंदगी सिसकी। जो हिरोशिमा है और नागासाकी है, क्योंकि उन पर बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा। जापान अभी भी झुका नहीं था, क्योंकि जापान झुकने के लिए तैयार नहीं था अभी। उस पर अमेरिका ने बम गिराए। देखते हैं इसको। अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। जब जापान झुक नहीं रहा था उस समय, तो अमेरिका ने उस पर क्या किया, बम गिराए। 6 अगस्त को गिराया हिरोशिमा पर, 9 अगस्त नागासाकी, 9 अगस्त को क्या किया, नागासाकी पर गिराया। लाखों लोग जलकर राख हो गए। जहाँ पर बम गिरते हैं वहाँ पर एक हड्डी भी नहीं दिखाई देगी, सब जगह पर क्या हो गए, राख हो गए। और देखते हैं 2 सितंबर 1945 जापान ने हार मान ली। 2 दिसंबर 1945 को जापान ने क्या कर लिया, हार मान ली। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और देखते हैं राख से निकली चेतावनी। इस युद्ध से कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, युद्ध खत्म हुआ पर सब कुछ खत्म हुआ। युद्ध खत्म हो गया लेकिन बहुत कुछ खत्म हो गया। धन जन की हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि प्रथम विश्व में बहुत कम लोग मरे थे लेकिन इसमें ज़्यादा मरे। देखते हैं उसका आंकड़ा, देखते हैं हम लोग। 7 करोड़ लाशें गिरी। सोचिए, प्रथम विश्व में तो केवल 1 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन इसमें 7 करोड़ लोग मर गए। इसमें 7 करोड़ लाशें गिरी। सोचिए उनके परिवार पर क्या बीती होगी। और देखते हैं $4 ट्रिलियन खर्च हुए। आज के समय में 60 से 70 ट्रिलियन डॉलर होंगे। उस समय $4 ट्रिलियन खर्च हुए। इस समय की से तुलना किया जाएगा तो 60 से 70 ट्रिलियन डॉलर होंगे, तो बहुत बड़ी रकम है। अब देखते हैं बहुत सारे शहर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, बंजर जमीनें पड़ गई। जहाँ पर बम गिरते हैं, गोले गिरते हैं, जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ की ज़मीनें क्या हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं। और देखते हैं टूटे सपने। बहुत सारे लोगों के सपने टूटे, क्योंकि जब जान जाती है तो
लोगों के अपने जाते हैं, उनके साथ अपने कुछ रिश्ते भी होते हैं, तो क्या होते हैं यार, टूट जाते हैं। और देखते हैं अब देशों का अगर खर्च हम देखें तो यूएस से अमेरिका का खर्च अगर देखें हमारा तो $341 बिलियन अमेरिका ने का पैसा खर्च हुआ, $341 बिलियन। और देखते हैं जर्मनी $272 बिलियन। जर्मनी का इसमें कितना खर्च हुआ, $272 बिलियन। और देखते हैं रूस का $192 बिलियन, रूस का $192 बिलियन। और देखते हैं कुछ ब्रिटेन का $120 बिलियन। तो इतना आप समझ गए होंगे। और देखते हैं दुनिया ने जाना यह युद्ध नहीं, पागलपन था। सबको यही लगा कि यह युद्ध नहीं है, यह पागलपन है, क्योंकि यह सब वर्साय की संधि की यह जो बीज पड़ी थी उस समय, वही यह द्वितीय विश्व युद्ध में एक बरगद का रूप लेकर बाहर आया है। अब देखते हैं और फिर आया यूएनओ। उस समय यूएनओ बनाया गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय यूएनओ बनाया गया कि अब यूएनओ पूरी देश की रक्षा करेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध न होगा। तो यहाँ पर देखें तो 24 अक्टूबर 1945 बनी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को बना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। अब लड़ाई नहीं, बातचीत से सुलझाए जाएंगे मुद्दे। यह यूएनओ कहता है कि अब लड़ाई से नहीं, अब बातचीत से जो भी बातचीत से क्या हो जाएंगे, रिश्ते को सुलझाया जाएगा बातचीत से। अब देखते हैं सबक क्या मिली। ताकत दिखाने की कोशिश में हमने इंसानियत खो दी, अपने आप को कि हम इतने पावरफुल हैं, इसमें खुद को दिखाने के लिए क्या किया, लोग इंसानियत अपनी खो दी। क्योंकि अगर देखें तो जो अमेरिका जापान पर बम गिराया था, क्या वह सही था? वह बिल्कुल नहीं। चाहते तो आप एक सैनिक कार्रवाई भी कर सकते थे, क्या जरूरत थी एक बम गिराने की, कि वहाँ के लोग राख में मिल गए। ऐसे निर्मम और खुद को साबित करने के लिए कि हम ताकतवर हैं, तो ऐसी घटना क्या है, एक निंदा के पात्र है। ताकतवर को नहीं, एक पागलपन को दिखाता है। और देखते हैं एक पिता अपने बेटे से कहता है, मैंने गोलियां चलाई थी, पर अब चाहता हूं कि तुम अब कलम उठाए। एक पिता अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है कि हमने गोलियां चलाई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कलम उठाए। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध को पूरी विस्तार पूर्वक समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।